गई महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और यहां पर आप देखें लोगों में काफी ज्यादा जोश है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती नजर आ रही है वैसे वैसे लोगों के जो मुद्दे और गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर हम करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने भी आज से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। धुले और नासिक उन्होंने जमकर महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला है। इसके अलावा अगर बात करें संभाजीनगर की तो यहां पर क्योंकि मराठवाड़ा का क्षेत्र है, मराठवाड़ा की सीट है, ऐसे में यहां पर मराठा आरक्षण की जो गूंज है वो जमकर सुनाई दे रही है। साथ ही साथ किसान आत्महत्या का मुद्दा, किसानों से जुड़े मुद्दे भी यहां पर बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी को लेकर यहां पर युवाओं का क्या कहना है, तमाम बड़े मुद्दे जो बयान इस वक्त महायुति और महाविकास अघाड़ी की तरफ से आ रहे उन सभी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा, लेकिन इससे पहले आज के जो बड़े मुद्दे क्या फटाफट इस पर एक नजर डाले थे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया है चुनाव प्रचार का और पहले ही दिन उन्होंने एक है सेफ है नारे का जो एक बार फिर से यहां पर यह बयान दिया है, इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा इस पर हम बात करेंगे, सवाल करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के अपमान पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से महाअघाड़ी पर निशाना साधा गया है। क्या महिलाओं का यह जो मुद्दा है वो महाअघाड़ी पर भारी पड़ेगा? अगला बड़ा सवाल यह रहेगा, क्या बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति बट गई है? जिस तरह से अजित पवार की तरफ से, डिप्टी सीएम की तरफ से जो बयान आया है और साथ ही शरद पवार को लेकर जो अमित शाह की तरफ से निशाना साधा गया, अनुच्छेद 370 का जिक्र किया गया, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी की तरफ से 50% आरक्षण की सीमा को हटाने की जो बात झारखंड में कही गई, इसके पहले महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी लगातार नेता जो बोल रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या इससे हवा बदलेगी? और इसके साथ साथ सबसे जरूरी, संभाजीनगर के किसानों की फरियाद आखिर कौन सुनेगा? संभाजीनगर के क्या है यहां पर मुद्दे, यहां पर सीधे जो जनता है वो सवाल करेगी सामने बैठे नेताओं से। और शुरुआत हम कर देते हैं। देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे सबसे पहले आपका मैं परिचय कराना चाहूंगा। कुछ ही देर के बाद इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, एआईएमआईएम से हैं, जो कि प्रदेश प्रमुख है, उनका हमें इंतजार है। लेकिन इस बीच हमारे साथ जो मंच पर मौजूद है अंबादास दानवे जी, जो कि उद्धव गुट के नेता है और साथ साथ आपको बता दें कि विधान परिषद में वो नेता विपक्ष है। आप मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, दिखा दीजिए कितना जोश है आपके अंदर। और देखिए प्रदीप जायसवाल साहब, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूंगा, मंच पर आप आइए, जो कि प्रवक्ता है शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट को रिप्रेजेंट करेंगे। जोरदार तालियां कम नहीं होनी चाहिए। और देखिए शिरीष बोरालकर साहब है जो कि बीजेपी के शहर अध्यक्ष हैं, आप भी आइए, आपका मंच पर स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे यूसुफ शेख साहब जो कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आप उनका भी जोरदार तरीके से स्वागत करिए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम आपको सुना देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कहा गया और साथ ही साथ राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया। आप बयान सुनिए और इसके बाद बहस की शुरुआत। महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? और इसलिए महाराष्ट्र के हर महिला को इन अघाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। जो एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। एसटी का 26% से 28%, एसटी का 26% से 28%,
एससी का 10% से 12% और ओबीसी का 14% से 27%। और दूसरा, ये जो उन्होंने दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाएगा, इस दीवार को हम तोड़ के परे कर देंगे। हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करके दिखाएंगे। तो देखा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, और उसके अलावा आपने राहुल गांधी को सुना, जहां प्रधानमंत्री की तरफ से खास तौर पर जिक्र किया गया महिलाओं का, उनके सम्मान का जिक्र किया गया। और एक है तो सेफ है, जी हां, प्रधानमंत्री ने यह धुले में बोला है। और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। शिरीष बोरालकर साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मुद्दे बहुत है महाराष्ट्र के, लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से एक है तो सेफ है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, या फिर बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे मुद्दे क्यों सामने आ रहे हैं? नहीं, ये बात तो सच है, क्योंकि आपने लोकसभा में देखा है जिस तरीके से हिंदू उम्मीदवार को अलग थलग कर दिया है, उसके लिए हमारे माननीय पंतप्रधान कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्योंकि जिस तरह के वोट जिहाद इस महाराष्ट्र में देखा गया, उसके अनुभव के अनुसार हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हम चाहते हैं कि सब जो हिंदू है सब एक रहे, सशक्त रहे, सबको लेके चले, ये हमारी भूमिका है। इस भूमिका के अनुसार माननीय पंतप्रधान जी कह रहे हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। अंबादास दानवे, जो कि उद्धव गुट से, आप बताइए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे उठाए जा रहे हैं, क्या ये मुद्दे ज्यादा है महाराष्ट्र में? मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में जो सरकार है उन्होंने पिछले 2.5 साल में कोई भी विकास नहीं किया है। महाराष्ट्र के सर पे अभी 7,88,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। महाराष्ट्र में टक्केवारी और खोखे का सरकार है, खोखे लेके सरकार बनाई गई है, टक्केवारी पे सरकार चलती है। मंत्रालय में 30% 40% दिए सिवाय कोई मिनिस्टर काम नहीं करता है। 30% 40% नहीं तो अंबादास काम जी, ये करता है। बताइए, इन पर बात क्यों नहीं हो रही है? इन पर बात क्यों नहीं हो रही? मैं वही बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे रास्ते में एक आधा खड्डा बुझाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट रुक गए हैं। इस मराठवाड़ा में पिछले साल एक मीटिंग ली थी मराठवाड़ा विकास के लिए, 46,000 करोड़ रुपए, 1 रुपया तक अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। और बटेंगे तो कटेंगे क्या, और ये महाराष्ट्र को लूटेंगे? हाँ, चलिए ठीक है, जवाब मैं लूंगा, लेकिन इस बीच में स्वागत करना चाहूंगा इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ आगे, एमआईएम के प्रदेश प्रमुख हैं। आप आइए, आपका मंच पर स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ आप इम्तियाज जलील साहब का भी स्वागत करिए। आइए आप मंच पर आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार क्योंकि उनको हम इंट्रोड्यूस कर दे, अपनी बात को पूरा करिए और उसके बाद दूसरे नेताओं के पास जाएंगे। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, इम्तियाज जलील एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पे। हाँ, जल्दी बताइए। मैं बता रहा था कि जिस प्रकार महिलाओं का मुद्दा रखा गया, इस महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में 46,000 महिला बेपता लापता। इस महाराष्ट्र में सरकार क्या कर रही है? बदलापुर में 4 साल के बच्ची पे अत्याचार हुआ, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार और एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे बोल दो, क्या मुसलमान इस देश के नहीं है? हाँ हाँ, चलिए ठीक है, जवाब दीजिए इम्तियाज जलील साहब, जवाब दीजिए। बीजेपी लगातार बोल रही है लोकसभा में कहा कि एक खास समुदाय की वजह से 10 सीटों का नुकसान हुआ था बीजेपी को। देखिए, बीजेपी मौका ढूंढती है अपनी हार का ठिकड़ा किसके सर पे फोड़ना। ये इनकी आदत बन चुकी है। वो 10 की बात कर रहे हैं, 23 तारीख के दिन 100-200 सीटों से कम होने वाले हैं। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा। हाँ। ये जो जनता है, ये जो यहाँ पे जनता की भावना आपको देखने को मिल रही है, हाँ। ये जो भावना है, यही भावना पूरे महाराष्ट्र भर में देखने को मिल रही है। एक है तो सेफ है, या फिर बटेंगे तो खटेंगे, ये कितना काम करेगा महाराष्ट्र में? देखिए, इनका एक इलेक्शन जो होता है, हाँ। वो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे होता है। दूसरा इलेक्शन जो होता है वो हिजाब के ऊपर होता है। हाँ। तीसरा इलेक्शन जो होता है वो किसी मंदिर मस्जिद या पाकिस्तान के मुद्दे पे होता है। और ये इलेक्शन जो है वो कटेंगे या बटेंगे के ऊपर, यही कटने वाले हैं, यही बटने वाले हैं, ऑलरेडी बट चुके हैं। ये नहीं चलने वाला। संजय शिरसाट साहब, आप चलिए, जितना पैसा दिया गया था आपको मोदी मोदी चिल्लाने के लिए, वो हो गया है पूरा, आप बाकी का बाद में करिएगा। प्रदीप जायसवाल साहब बताइए, बोल रहे मुद्दा नहीं चलेगा।
महायुति का यह मुद्दा नहीं चलेगा। हमारे अफगानी बराबर आ रहा है। एक सेकंड सुन लेते हैं। बटेंगे तो खटेंगे या फिर ये ध्रुवीकरण का जो आरोप लगाया जा रहा विपक्ष की तरफ से नहीं चलने वाला, वो बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मोदी जी ने जो कहा है इसलिए नहीं कहा किसी धर्म के खिलाफ। या बचेंगे तो बटेंगे, एक जो उन्होंने किस्सा बताया है कि आज उन्होंने तो आपने 370 का भी विषय उठाया है। आएंगे, आपने उस पर कहा आएंगे। कि इसलिए कि वो भारत देश आएंगे, का आएंगे। अंग है, हाँ, अभी इसलिए इस पर बात करें। 370 का ये उठाया है कि भारत देश एक है। इस देश में रहने वाला कोई भी इंसान हो, कोई भी समाज का इंसान हो, वो सब भारतीय है, ये उनका बोलने का कहना है। ठीक है, हम सब भारतीय, लेकिन यहाँ पर देखें कांग्रेस से यूसुफ शेख है, आप क्या ऐसे इसको देखते हैं? ये वाला जो है आप भी ऐसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले मैं जो भाजपा के जिलाध्यक्ष ने यहाँ किया है कि यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ लोकसभा में 48 जो उम्मीदवार चुन के आए हैं वो पूरे हिंदू है, पूरे हिंदू है। यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। हमारी लेकिन एक बात बताइए, हरियाणा में हमने देखा जब योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया बड़ा फायदा हुआ, वहां पर तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल करके बीजेपी सत्ता में आई। कहीं वही रिपीट महाराष्ट्र में तो नहीं होने वाला? यहाँ पर नहीं होने वाला। यहाँ लोग जो है इनके दादागिरी को तंग आ चुके हैं और महायुति को यहाँ पे गाड़ने के लिए यहाँ पूरी जनता। ठीक है, आप एनसीपी को रिप्रेजेंट कर रहे, जल्दी बताइए। देखिए, हमारा जो इस देश के और इस राज्य के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब, इन्होंने जो बटेंगे और कटेंगे को ये मुद्दे को दरकिनार रखते हुए यहाँ पे विकास की बात की है और सिर्फ यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज को विकास करने का और एक राजकीय क्षेत्र में संधि देने का काम अजीत दादा पवार साहब ने किया है। और इस मध्य विधानसभा के आमदार आदरणीय प्रदीप जायसवाल साहब ये सिर्फ विकास की बात करते हैं और ये विकास पे चुन के आने वाले। लेकिन नारे आप बताइए जल्दी फिर। हाँ, यहाँ सेकुलर जो महाराष्ट्र है वो एक सेकुलर महाराष्ट्र है। यहाँ के मुद्दे और सेकुलर महाराष्ट्र, आप बताइए काम करेगा एक है तो सेफ, या बटेंगे तो कटेंगे? इस महाराष्ट्र में आपकी जो है शिवसेना बीजेपी की सरकार आने वाली है और इस सेंट्रल से माननीय आमदार प्रदीप जी जायसवाल साहब डबल चुन के आने। ठीक है, काम करेगा ये मुद्दा, ये नारा? सर, ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के जो वोटर्स है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार है। यहाँ ना कोई बटने वाला है ना कटने वाला है, हम सब भारतीय हैं। और आप बताइए काम करेगा मुद्दा? औरंगाबाद शहर के अंदर प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट और अतुल सावे जी महायुति के चुन के आएंगे, दूसरा कोई चुन के नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ और लोग हैं, आप बताइए जल्दी बताइए। महाराष्ट्र में इस बार जो मुद्दे विपक्ष से उठाए गए, पिछले इलेक्शन में भी संविधान का मुद्दा लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कांग्रेस के माध्यम से हुआ, लेकिन इस बार ये मुद्दे नहीं चलने वाले। इस बार सिर्फ विकास के नाम पे हाथ मत पकड़िए, महायुति सरकार। मैं आऊंगा, लेकिन बीजेपी से मेरा सवाल है, जवाब दीजिए शिरीष जी। अजित पवार जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने इसी नारे से किनारा कर लिया है, बटेंगे तो कटेंगे। बोल रहे भाई इतिहास नहीं रहा इन सब का महाराष्ट्र में। देखिए, हर पक्ष का अपना एजेंडा होता है, वो हमारे युति के घटक पक्ष के सदस्य यानी कि आप ही एक नहीं है, आप और आपके घटल दक वो ही एक नहीं है। हम विकास की ही बात करते हैं। अरे अजित पवार तो आपके साथ है, वो आपके विचारों से मेल नहीं खा रहे। बट किसी का विचार दूसरा हो सकता है, हाँ। उसकी हम इज्जत करते हैं, हाँ। बट हम विकास के ऊपर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये 2.5 साल में जिस तरीके का विकास एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया है वो देखने लायक है, वो विजिबल है। मैं एक चैलेंज करना चाहता हूं, हमारे शिवसेना के नेता है यहाँ, उनको पूछिए उनके 2.5 साल के राजनीति में, उनके सरकार में उन्होंने कौन से 5 अच्छे काम किए। चलिए ठीक है, इस पर बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ा मुद्दा है। मैं सबके पास आऊंगा, प्लीज नारेबाजी मत करिए, वक्त है, मैं सबके पास आऊंगा। अगला मुद्दा है महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं के अपमान का जो मसला है वो आज प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया गया। जो बयान दिया गया, इंपोर्टेड माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया या फिर बकरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया महाविकास अघाड़ी के नेताओं की तरफ से। आप महिलाएं हैं, आप बताइए क्या सोचते जब ऐसे बयान दिए जाते हैं? अभी राउत जी है, उन्होंने बयान दिया कि जो इम्पोर्टेड माल है, यानी एक महिला को माल बोला गया है, ये इनके महाविकास आघाड़ी को अच्छा लगता है क्या? ये जो महिलाओं का बोल रहे कि भारत में, महाराष्ट्र में कि महिला सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो राजनीति में आरक्षण दिया गया, जो महिला राजनीति में काम कर रही है, उनको आप माल बोल सकते हैं क्या? ठीक है, आप बताइए, महिला सम्मान का मुद्दा उठाया, ये असर करेगा?
बिल्कुल महिला सम्मान ही मोदी जी ने दिया। महाविकास अघाड़ी को नुकसान होगा इसका? नहीं होगा, महाअघाड़ी के ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इन्हीं के नेताओं की तरफ से बयान दिया गया। हमारे जो नेता है वो महिलाओं को बहन बोल के बोलते हैं, बहनों का सम्मान और महाराष्ट्र की नीति है, नहीं तो ये सम्मान की पद्धत है। प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठा दिया, नुकसान होगा इसका? नहीं, इसका नुकसान नहीं होगा, इसका फायदा ही होने वाला है, क्योंकि उन्होंने किसको फायदा, किसको नुकसान? महायुति सरकार को उसका फायदा होने वाला है। ठीक है, आप बताइए क्या असर होगा इसका? जितना काम महिलाओं के सम्मान में इस सरकार ने किया है उतना इस सरकार यानी शिंदे सरकार, महायुति सरकार ने महिलाओं के सम्मान में इतना काम। क्या आप क्या बोल रही है? बड़ा मुद्दा उठाया गया प्रधानमंत्री। विकास ये बोलते हैं कि महिला सम्मान का, ये बदलापुर का, ये बोलो ना, बदलापुर का क्या विषय? महिला बच्ची पे अत्याचार होता है, लड़की पे अत्याचार होता है, महिला सुरक्षित है क्या? आप क्या बोल रही है? महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया, बताइए। बदलापूरच्या विषयावर का बोलत नाही ह्या सगळ्या? का चूप बसलेला आहे? बिलकुल यांनी बोलायला पाहिजे, काय सांगताय? महिला बिल्कुल जवाब दीजिए संजय शिरसाट साहब, जवाब दीजिए। नहीं, प्रदीप जायसवाल साहब, एक बार फिर से करेक्शन करना चाहूंगा। प्रदीप जायसवाल साहब जवाब दीजिए। वो ये बोल रहे हैं कि आप लगातार महिलाओं के अपमान का मसला तो उठा रहे, लेकिन बदलापुर को लेकर महिलाएं सवाल उठा रही है, बोल रहे महिलाएं सुरक्षित है क्या महाराष्ट्र में? जवाब दीजिए, सवाल उठाया गया। देखिए, हम भी बोलने दीजिए, सुनिए ना आप सुनिए, आपने सवाल पूछा है। आप सुनिए कि आज आज महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए कड़क कानून यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पुलिस। सुन लेते हैं। एक मिनट, मैं आपको ये बताना ही चाहता हूँ कि आप देखिए कि सीएम साहब हो गए, डिप्टी सीएम ठीक है, यानी आपका कहना है कि महिला सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। इम्तियाज साहब, आप क्या बोलेंगे? बोलिए आप। देखिए, सुन लेते हैं, बताइए। अगर मुद्दे की बात अगर करनी है, हमारी ये बहन ने राउत साहब का एक स्टेटमेंट। बहन जी, मैं आपको मोदी जी का एक स्टेटमेंट सुनाऊं? अजीत दादा के बारे में क्या कहा था? 70,000 करोड़ का घोटाला, सिंचन घोटाला, चक्की बैंक घोटाला, खनन घोटाला। मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं। आप तकलीफ क्यों? मोदी जी ने बोला था, आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने बोला था। और अजीत दादा कहाँ है? अभी मोदी जी के गोद में जाके बैठे हैं, सत्ता की लालच में। बोलिए इसके बारे में कुछ बोलिए। आप खड़े हो जाइए, पूरे खड़े होके बोलिए। अच्छा, अम्मादास साहब बताइए, जो महिला सुरक्षा और जो महिला सम्मान है, क्या इसका नुकसान होने वाला है क्या? जी देखो, आज के जो सरकार है, सुन लेते हैं। आपको भी भेज देता हूँ। इस सरकार में जो मंत्री है संजय राठौड़, इन पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या आरोप किया है महिलाओं के बारे में? यहाँ के एक मिनिस्टर है अब्दुल सत्तार साहब, उन्होंने सुप्रिया ताई के बारे में क्या कहा है वो भी जरा देखो, बोलना इनको। भारतीय जनता पार्टी के लेकिन सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में, चुनावी सभा में मुद्दा उठाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री बोले तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? प्रधानमंत्री बोले तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? प्रधानमंत्री बोले तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? प्रधानमंत्री क्या देश के क्या डेमोक्रेसी यहाँ पे हर आदमी आप बोल रहे हैं कोई नुकसान नहीं होगा महाविकास को? बिल्कुल कुछ नहीं होता, कुछ हमने करा ही नहीं, कुछ तो क्या नुकसान? आप क्या बोल रहे हैं? ये राज्य में से ये महायुति सरकार हटाएगा जब महिला सुरक्षित रहेंगी। अभी भी बदलापुर का जो संस्थापक अध्यक्ष है वो फरार है, मुख्यमंत्री उसको क्यों नहीं पकड़? आप क्या बोल रहे हैं? 2.5 साल लेकिन आप बीजेपी से हैं, ठीक है? बदलापुर का न्याय किया है, देखा है, आपके महाराष्ट्र ने देखा है, बदलापुर का न्याय जगह पर किया है। क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं एक महिला होने के नाते? ये जब मुद्दा उठाया जा रहा है, बोलिए आप। जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब थे, उन्होंने महिलाओं के लिए शक्ति कायदा निकाला था। आज 2.5 साल से महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री तो महाविकास पर ही निशाना साध रहे, बोल रहे इनके नेता अपमान करते हैं महिलाओं का, महिला उम्मीदवारों का। उन्हीं के नेता अपमान करते हैं। अभी संगमनेर में क्या हुआ है? संगमनेर में क्या? आप क्या बोल रही हैं? आप क्या बोल रही हैं? 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने मेरा कुटुंब मेरी जवाबदारी करा। जब तक कहाँ गए थे? सब सो गए थे क्या? जब तक महिलाओं पे अत्याचार नहीं होए क्या? ये आखिरी आपके माल बोला गया महिला को, माल, तो ये हम सहन नहीं। इसका नुकसान होगा महाविकास आघाड़ी को जरूर नुकसान होगा। हम लाड़की बहन है, लाड़की बहन मुख्यमंत्री को लाएंगे, उप मुख्यमंत्री को लाएंगे।
लेकिन जवाब महाविकास महालक्ष्मी योजना के जरिए दे रही है। मैं आऊंगा, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं आऊंगा। बोलिए आप। मैं एक सवाल दानवे साहब को पूछना चाहती हूँ। पूछिए। बदलापुर कर रहे दिशा सालियन की केस के ऊपर बोलिए, वो पहले है, बाद में जवाब दीजिए। अंबादास दानवे साहब जवाब दीजिए। मुझे लगता है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आ रहा हूँ, आपका सवाल लूंगा, सुन लेते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने इंक्वायरी करना चाहिए। ये जो विषय है इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। संजय राठौर का क्या हुआ बताओ। आप क्या बोल रहे हैं? आप एक सेकंड, नहीं, माइक नहीं छीनना। मैं आऊंगा, जिसके सामने माइक होगा वो बोलेगा। बोलिए। अरे ये कहीं मराठा आरक्षण बोलायला तयार नाहीये. हजारो आमच्याले मराठा आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। मराठा आरक्षण बोललं पाहिजे. का दिला नाही मराठा आरक्षण? झाली 14 महिने आमचं उपोषण चालू आहे. लेकिन इस वक्त मौजूदा सरकार में 10% का है, उस पर विश्वास नहीं। 10% का जो दिया गया, विश्वास नहीं है. एक मराठा वो जो 10% है वो नहीं टिकने वाला है। इन्होंने हमी असर होगा मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर, बिल्कुल असर होने वाला है। ये आगाड़ी लेकिन मनोज जारंगे पाटिल ने तो अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। सबसे बोला अपनी उम्मीदवारी वापस लो। मनोज जारंगे जी ने बोला जो है मुस्लिम को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मराठा को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये भूमिका भाजपा ने करी कि अभी तक सरकार में थी तो एक करके बड़ा अहम मसला है मराठा आरक्षण को लेकर। मराठा बेरोजगारी पर भी मैं आऊंगा, बेरोजगारी पर, लेकिन मराठा आरक्षण बहुत यहाँ पर गूंज रहा है। इम्तियाज साहब, मराठा आरक्षण का जो मसला है वो एक बार फिर से काफी ज्यादा गर्मा गया है। मनोज जारंगे पाटिल उन्होंने ऐन वक्त पर क्या किया, जो उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन क्या इस आंदोलन का असर होगा इस बार? देखिए, मैं मेरे पूरे मराठा भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी भी पक्ष का विरोध नहीं है, सिर्फ इनकी नीयत खराब है, आपको देना नहीं चाहते हैं। ये इनकी नीयत खराब है, इसीलिए अब आपका वक्त आया है। इनको अपने घर पे बिठाइए, नई सरकार लेकर आइए, 2 महीने में रिजर्वेशन लेके जाइए। मराठा आंदोलन से जुड़े मराठा बताइए, जवाब दीजिए। सभी पार्टी को मैं एक सवाल पूछता हूँ, मराठा आरक्षण का मुद्दा किसी पार्टी ने नहीं लिया है। सर, पार्लियामेंट के अंदर जरांगे पाटिल साहब का नाम लेकर इम्तियाज जलील ने जरांगे पाटिल का समर्थन किया है। जरांगे पाटिल साहब का समर्थन लोकसभा के अंदर इम्तियाज जलील ने किया है। सुन लेते हैं बीजेपी, वो बोल रहे हैं कोई पार्टी नहीं चर्चा कर रही। बताइए बीजेपी से पहला सवाल। इसके ऊपर हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने इसके ऊपर क्लियर अपना मत व्यक्त किया है। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, बट वो परफेक्ट मिलना चाहिए, वो कोर्ट में टिकना चाहिए। हो क्यों नहीं पा रहा? वो 1 साल से मनोज जारंगे पाटिल आंदोलन कर रहे, हो क्यों नहीं पा रहा? शिंदे गुट, देखिए, वहाँ पे कायदे कानून के हिसाब से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। किसी भी समाज का यहाँ विरोध नहीं है, क्योंकि वो कायदे के चौखट में बिठा के उन सब मराठा समाज को उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेके हर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आश्वासन नहीं देता हूँ, लेकिन आपको बताऊँ, आप बात कर रहे हैं तो बोलिए, आपकी बात क्या बात है बोलिए। करके, हाँ। क्योंकि जब जो भी चीज दी जाए, इसके पहले भी मराठा आरक्षण का हुआ है और कोर्ट के अंदर एक इंसान ने जाके वो रद्द कराया है। इसलिए मराठा आरक्षण सही तरीके से उन समाज को मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, ये सबकी अच्छी भावना है। मैं सवाल करूंगा अंबादास दानवे जी, आप बताइए। हम देख रहे हैं महाविकास आघाड़ी का जो गारंटी है, आप लोग ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 50% की जो आरक्षण सीमा है उसको हटाएंगे, लेकिन मराठा आरक्षण पर कोई चर्चा आप लोग क्यों नहीं कर रहे? ये देखो, इसी के लिए ही हमारी भूमिका है महाविकास आघाड़ी की। मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। हाँ। आज जो सरकार है, क्यों नहीं पा रहा? पहले आपकी सरकार सुनेंगे तो बताऊंगा। महायुति की बोलिए, आप ही बोल रहे हैं, मुझे बोलिए। मराठा आरक्षण देने के लिए 50% की मर्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार जो महायुति का है, इन्होंने बड़ा गुलाल लिया आंग पे। आज मनोज जारंगे पाटिल देवेंद्र फडणवीस को कोसते हैं, क्योंकि देवेंद्र जी फडणवीस मराठा आरक्षण के मारक है सब में। ये जो गलत बात कर रहे हैं, इम्तियाज
जी, गलत बात कर रहे हैं। इम्तियाज जी, इम्तियाज जी, आप जवाब देना चाहते हैं इस पर? तो मराठा मैं आरक्षण का मैं बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने जब हमारी ये महिलाओं को रिजर्वेशन देना था, वो रिजर्वेशन अमल बजावनी उसकी जो है 2034 के अंदर आएगी, 24 में नहीं, 29 में नहीं, 34 में आएगी। उसके लिए विशेष 5 दिन का अधिवेशन बुलाया था। अगर मराठाओं को सही में अगर आपको देना है तो एक विशेष अधिवेशन मोदी साहब ने इसी सत्र में घोषणा करना कि हम 5 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाएंगे और उसके ऊपर से मराठा समाज के रिजर्वेशन के बारे में। चलिए, बड़ी बात आप यहाँ पर बोल रहे हैं अगले मुद्दे का। देखिए, अजीत पवार की तरफ से जो बटेंगे तो कटेंगे पर यह जवाब दिया गया कि ये महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं रहा है, यानी जो महायुति है वो ही इस पर वो ही। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? ये क्या है कागज में? ये आपको स्टैटिस्टिक्स बताता है। आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? बेरोजगारी के मुद्दे की बात कर रहा हूं। ये क्या है? क्या है इसमें? क्या है? कितने अनएम्प्लॉयड है बोल के इसमें पूरा अपना स्टैटिस्टिक्स है। आप जो ग्रेजुएट है, आधे से ज्यादा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है। उनको ये डेटा क्या है? इसमें क्या डेटा है? आप जो पेपर लाए, इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर्स लाइक BA, BCom, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उनको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। ठीक है, ये मुद्दा ठीक है। आपका सवाल बीजेपी, जवाब दीजिए। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर में। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे सरकार ने आज 20,000 करोड़ का टोयोटा कोर्लस्कर का प्रोजेक्ट, एंकर प्रोजेक्ट संभाजीनगर में आया है। 52,000 करोड़ रुपए का अनुशेष अभी यहाँ निधि उपलब्ध होके यहाँ कंपनी बनने जा रही है। वो बोल रहे हैं मुद्दा भटका रहे हैं। आप भटका नहीं रहा हूँ, वो आंकड़ों मैं आ रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात को, आप सुनिए। आज जब 52,000 वो बोल रहे हैं, आपको उनकी बात पर विश्वास नहीं है। आज मैं बोलना चाहता हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? 52,000 कोटी रुपए यहाँ पर प्रोजेक्ट आ रहा है, उस पर काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, युवाओं को रोजगार दिया गया। ये भटका रहे हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, 52,000 कोटी रुपए का इंडस्ट्री आज संभाजीनगर में आ रही है और उसके माध्यम से 5 लाख लोगों को युवाओं को नौकरी मिलेगी। सुनिए दूसरी बात, ठीक है, आप एक युवा है, बोलिए। विश्वास हो रहा है उनकी बातों पर? यहाँ का मेडिकल डिवाइस प्रोजेक्ट सुन लेते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। युवाओं की बात बोल रहा हूँ। आज मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अभी तक 5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। अब ये कोई नहीं बताते, ये मुद्दा। चलिए सुन लेते हैं, आपने बोलिए, वक्त कम है, आप बोलिए। जी, मेरा एक सवाल है, उन्हीं के लिए है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने एक महिला की तौर से जो सवाल उठाया था कि मणिपुर में जब घटना हुई थी तो उसके बारे में आपका सरकार इतना नहीं, इस पर हमने चर्चा की, लेकिन आपका बेरोजगारी पर कोई सवाल है क्या? बेरोजगारी पर भी है, लेकिन एक महिला के नाते इन्होंने जो कहा है कि एक लाडली बहना का जो उन्होंने बताया है कि 1,500 रुपए उनके खाते में आएंगे, वो तो किसी के खाते में आए नहीं अभी तक, किसी के आए होंगे, लेकिन 15 लाख का क्या हुआ ये उन्होंने। हेलो, कुछ युवा बोलना चाहते हैं, फिर अगले मुद्दे पर। साल में 2 कोटी नौकरियां देने वाला मोदी सरकार कहाँ गया? ये बेरोजगार यहाँ पे खड़े, उनका पहले सुनो। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मेरा बोलना ये है कि बीजेपी के ऊपर एक ही शेर बोलूंगा, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर एक झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, गुलदस्ते पे एक जायती लिखा है, गुलदस्ते में क्या है सच बोलो। आप क्या बोल रहे हैं? युवा है, जल्दी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो महायुति के लीडर से कभी नीट के पेपर के बारे में बोलते हैं क्या? इस महाराष्ट्र में इतने पेपर फूट रहे हैं, कभी स्टूडेंट्स छात्र के बारे में कभी बोलते हैं क्या? इन्होंने चुनाव का पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। यस, आप क्या बोल रही है? जिस विकास की बात ये भाजपा ही करती है ना, वो विकास मेरे घर पे बाजू में रहता है, बेटा बेचारा बेरोजगार है। इस देश वो यहाँ पर है क्या? इस देश का बेटा बेरोजगार है, इस देश का, इस महिला का ये बेरोजगार है। आप क्या बोल रहे हैं? जितने भी नेता है, ये जितने भी नेता है टॉयलेट चोर है, एक टॉयलेट नहीं ले। थोड़ा संयमित होकर, ऐसा नहीं, संयमित होकर। भैया, ये जो है ये इधर उधर रहते नहीं, ये अलग अलग, ये कभी भी एक पार्टी में चले जाते। इस शहर का विकास का क्या है? आप क्या बोल रहे हैं? फिर जवाब कर लीजिए। 7.5 लाख के प्रोजेक्ट जो इनको नौकरी मिलने वाली थी युवाओं को, वो गुजरात का, मध्य प्रदेश का। ये बड़ा है मसला है, ये बड़ा है मसला है। आप बोलिए। मैं बीजेपी वालों से और ये शिंदे गवर्नमेंट से एक सवाल करना चाहता हूँ।
आप ही के नरेंद्र मोदी ने 2016 3 दिसंबर को विकलांगों का नाम बदलकर दिव्यांग किया था और ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। अभी तक नरेंद्र मोदी ने कितने नौकरियां दिया और आपकी सिंधिया सरकार ने कितनी नौकरियां दी? ये जबकि जब ये आप लोग हैं जो लाडली बहन योजना के नाम पे दिव्यांगों का पैसा खा रहे, अभी तक दिव्यांगों का क्या किया आपने? दिव्यांगों के पैसे लाडली बहन को आपने दे दिए, दिव्यांगों का अभी तक क्या कल्याण किया? ये सवाल करना चाहता हूँ। जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए। बीजेपी से सवाल है रोजगार और दिव्यांगों के मुद्दे पर सवाल देखिए पूछा इन्होंने। आप मैं बोलना चाहता हूं कि इन्होंने लाड़की बहन का इनका उल्लेख किया। बोलिए बोलिए बोलिए। लाडली बहना ये योजना ये योजना सब महिलाओं के लिए है। इसमें हमने कोई भाषा, प्रांत, जात पात नहीं देखते हुए सभी दिव्यांगों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। लगभग 2.5 आप माइक छोड़िए, आपने 2.5 करोड़ महिलाओं को हमने योजना का लाभ पहुंचाया है। बताइए दिव्यांगों का मुद्दा है, वो सुन ले। मैं ये सुनिए मैं बोलना चाहता हूँ। आपके शिंदे सरकार ने कहा कि हर महीने को लाडली बहन को पैसे देंगे और जो पैसा श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो चालू किए थे संजय गांधी का, वो अभी तक आपकी सरकार में मिला नहीं। आप लाडली बहन को बराबर पैसा दे लेकिन दिव्यांगों को पैसा क्यों नहीं? जवाब दीजिए। इनकी दिव्यांगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा? मैं इनकी खुद सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। हाँ। बट ये एकनाथ शिंदे सरकार ने दिव्यांगों के लिए अलग से खाता बनवाया और उस माध्यम से उनको सब मेहनत खाता बनवा दिया। खाते में पैसा आया? नहीं आया। बोल रहे पैसा नहीं आया। देखो 1-2 का मैं हिसाब नहीं यहाँ दे सकता हूँ, इसकी मेरे को स्टैटिस्टिक आज नहीं है। बट आज दिव्यांगों के लिए, उनके योजनाओं के लिए एकनाथ शिंदे सरकार ने जो किया है अभी तक किसने नहीं किया, ये इतना अच्छा काम किया है। जी शिंदे गुट से जवाब लूंगा, शिंदे गुट से जवाब ले रहा हूं। जायसवाल साहब बोल रहे, आरोप लगा रहे कि दूसरे मतों का जो पैसा है वो लाडली बहना योजना पर खर्चा किया जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? बीजेपी झूठी बात करती है, बटेंगे कटेंगे नहीं, हम एक हिंदू मुस्लिम, हम इस मत्ते पर आऊंगा। एक सेकेंड, आप थोड़ा नारेबाजी मत करिए। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आपने मेरा सवाल सुना। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो दूसरे मतों का पैसा है, स्कीम का पैसा, वो लाडली बहना योजना में खर्च किया जा रहा है, उसलिए इनको पैसा नहीं मिल पा रहा। जवाब दीजिए फटाफट। आप जो लाडली बहना के लिए किया जा रहा है, ये यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना के खाता में जैसा उसके लिए भी मोदी जी ने अपना लीजिए, उनके लिए भी उन्होंने बचा रखा है। मैं आपके पास आपको ये बताना चाहता हूँ, लाडली बहना ये बहुत अच्छी योजना है। हमारे महाराष्ट्र के सभी लोग किस समाज के, कोई जात के, धर्म के, ये नहीं देखते हुए आप इसकी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं। तो बोलेंगे आप जल्दी बोलिए। जो यहाँ पर एक दिव्यांग की तरफ से बात रखी गई है और जो मसला उठाया जा रहा है लोगों की तरफ से कि सभी मतों का दूसरी स्कीम का पैसा लाडली बहना योजना में खर्च किया जा रहा है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। मैं हमारी बहनों से पूछना चाहता हूँ, ये इलेक्शन हारने के बाद ही सरकार को क्यों एहसास हुआ कि ये बहना हमारी है करके? उसमें इतने सालों से हुकूमत थी, क्यों नहीं दे रहे थे? लेकिन जैसे ही लोकसभा के अंदर फटकार पड़ी तो उनको एहसास हुआ कि अरे लाड़ करना पड़ेगा बहनों का, तो 1500 रुपए देना शुरू कर दिए हैं इन्होंने। मेरा 1 मिनट, मेरा सबके ओर से एक सवाल है, ये सभी वोटर्स की ओर से मेरा एक सवाल है। माइक छोड़िए। सभी वोटर्स की ओर से मेरा सवाल है, दोनों ही आघाड़ी के लिए, ये आप अलायंस पार्टनर स्विच नहीं करेंगे और हमारे से चीटिंग नहीं करेंगे, इसका क्या गारंटी है? ये बड़ा मुद्दा उठाया गया है, ये जवाब दीजिए। क्या बोलिए, मैं देता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? एक माइक। अच्छा आप बोलिए, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाहें। मेरा छोड़िए ना। मेरा बीजेपी से सवाल है, अभी उन्होंने मुद्दा उठाया, आपने जिस मुद्दे से शुरू किया था बटेंगे तो कटेंगे, मेरा ये सवाल है जिलाध्यक्ष बीजेपी से, मराठा आंदोलन विरुद्ध ओबीसी भी हिंदू है और मराठा भी हिंदू है, तो बांटने वाले यही है, काटने वाले यही। अजीत पवार बोल रहे हैं ना, अजीत पवार बोल रहे हैं महाराष्ट्र का इतिहास नहीं। बीजेपी ने अभी तक क्या किया है बताओ? किसके लिए? बताता हूँ, जनता के लिए बीजेपी ने अभी तक क्या किया है? बताता हूँ।
देश को आजाद होके 77 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मराठवाड़े में पानी नहीं पहुंचा। हर महीने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार ने देश आजाद होने के बाद अभी तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सुशिक्षित बेरोजगार है। महाराष्ट्र में राजकारण नहीं, गैंगवार चालू है। अरे जवाब लेते हैं ना, जवाब दीजिए। आप जा क्यों रहे? आप जवाब दीजिए। आप जा क्यों रहे? आप जवाब दीजिए। आप मंच पर आइए। आप मंच पर आइए। आप ये लोग भाग रहे क्यों? भाग रहे क्यों? ये नेता लोग भाग रहे क्यों? भागने को नहीं रहना चाहिए। ये नेता लोग भाग रहे क्यों है? लाडली बहन का पैसा चोर रही है, दलित बहन यूज कर रहे हैं, लाडली बहन का पैसा चोर रही है। महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही पक्षाने मराठा समाजाला आरक्षणाचा मुद्दा अजेंड्यामध्ये दिलेला नाही। अरे मुझे बात करने दीजिए। ये नेता लोग क्यों भाग रहे हैं? डर गए हैं क्या? बोलो, पब्लिक से बात करो। नेता लोग क्यों भाग रहे हैं? मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जवाब दीजिए। बीजेपी से आ गए, जवाब दीजिए। किसान आत्महत्या का मुद्दा उठाया जा रहा है। किसान आत्महत्या का मुद्दा उठाया गया है, क्यों नहीं रुक रही? बताइए। आप सवाल किया गया। जाइए मत, जवाब दीजिए। अब आप पीछे रहिए। आ गए, वो आ गए। ये देखिए, आप जाइए मत, जवाब दीजिए। अरे मैं जवाब आइए प्लीज। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा सुनिए ना, सुनिए। जवाब दे रहा हूँ। अरे आप सुनिए ना आप। हाँ बोलिए, आप बोलिए। देखो, किसानों के लिए आपने सब सुनिए ना। किसानों के लिए, अरे आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपने सवाल किया, सुनिए आप। बोलिए आप। जितना बीजेपी के सरकार अरे ने, सुनिए मोदी ना। सरकार ने राहुल किया गांधी है, के पास चिल्लाइए। उतना अभी तक किसी ने नहीं किया। सुनिए। 12,000 रुपए किसानों के खाते में मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार से जाते हैं। दूसरी बात, 1 रुपए में लोगों को पीक बीमा मिलता है। 1 रुपए में। ऐसा लगभग, मेरी बात सुनो। जी आप क्या बोल रहे हैं? किसानों की आत्महत्या मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी सरकार ने जितना कुछ किया है अभी तक कोई सरकार ने नहीं किया है। किसान आत्महत्या क्यों नहीं रुक रही? देखिए, 12,000 रुपए लोगों को किसान के खाते में जाते हैं। 1 रुपए में पीक बीमा हम निकाल के देते हैं। उसके बाद किसानों का बिजली 0 रुपए आता है। 0। किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को फायदा हो रहा है। वो बोल रहे हैं योजनाएं चलाई जा रही है, फायदा हो रहा है। अभी यहाँ से वो भागा ना कौन? बोल रहे। अभी वो तो किसान है नहीं। किसानों से पूछो। आप किसान हैं? आप किसान हूँ। मैं किसान हूँ। तो आप बताइए, आप किसान? वो सवाल उठा रहे हैं कि आप किसान नहीं है। जब इस देश के अंदर इलेक्शन आए हैं, ये लोगों ने सिर्फ जाति धर्म के नाम पर कटे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि जाति धर्म की बस राजनीति हो रही है, किसानों का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। बताइए। किसानों के लिए यहाँ सरकार ने पीक बीमा योजना जो 1 रुपए में पूरे किसानों की फसल के लिए 1 रुपए में पीक बीमा। किसानों में इतना गुस्सा क्यों है? किसानों में इतना गुस्सा क्यों? ये किसान नहीं है, ये भेजे हुए लोग हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से वो बोल रहे हैं हम किसान हैं। किसानों क्या आप बोलिए। माइक कोई नहीं छीनेगा, माइक नहीं छीनेगा कोई। माइक मत छीनिए। आप बोलिए। ये किसान नहीं है। क्या आपको फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है, वो बोल रहा है हम तो कार्यकर्ता है। आज किसानों का जितना भविष्य उज्जवल किया है वो मोदी सरकार ने किया है, एकनाथ शिंदे के सरकार ने किया है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया है। ये मैं बोलना चाहता हूँ। 2 मिनट बोल लीजिए, बस 2 मिनट। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बस ये बोलते ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। अरे धर्म का चश्मा उतार के रखो। चलिए, गुस्सा बहुत ज्यादा है, बहुत गुस्सा है। इसका नुकसान तो नहीं होगा? एक बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिसके खाते में पैसे गए वो कभी गद्दारी नहीं करेगा। आप बोल रहे खाते में पैसे गए। एक मुद्दा मैं बोल रहा हूँ ईश्वर का, ये इलेक्शन एमआईएम वर्सेस युति का होने वाला है। जिस एमआईएम ने संभाजी नाम को यहाँ पर गुस्सा है, लेकिन बीजेपी के और जो महायुति के नेता बोल रहे हैं वो काम कर रहे हैं। खैर
आखिर यह मुद्दा किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको एक बार फिर से वादा करते हैं, कल शाम 5 बजे जलगांव में आपसे मुलाकात होगी। मौजूद रहिएगा वहां पर ठीक शाम 5 बजे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।